नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय लगातार राजनीति का अड्डा बना हुआ है। यहां रामनवमी के अवसर पर मीट परोसे जाने को लेकर हुए विवाद और झड़प के बाद हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को एक और बड़ी हरकत कर दी गई है। दरअसल शुक्रवार सुबह जेएनयू के गेट और बाउंड्री पर हिंदू सेना ने भगवा झंडे, भगवा पट्टी और बोर्ड लगाकर भगवा जेएनयू लिख दिया। इसकी जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। आज जेएनयू में कुछ छात्र भगवा पट्टी और भगवा झंडे लहराते हुए भी नजर आए। फिलहाल जेएनयू की स्थिति सामान्य है, लेकिन यहां कब हालात बिगड़ जाएं कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जेएनयू को वामपंथी विचारधारा का गढ़ माना जाता है और अब एबीवीपी लगातार यहां पर पैठ बना रहा है। ऐसे में दोनों विरोधी गुट कभी भी आमने सामने आ जाते हैं। यहां जो भगवा बैन, पोस्टर और पट्टी लगाए गए थे, उन्हें फिलहाल हटा दिया गया है। हिंदू सेना ने जेएनयू के भगवाकरण की जिम्मेदारी ली। हिंदू सेना का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से यहां भगवा का अपमान हो रहा था, इसलिए उसने यह पट्टियां और भगवा झंडे यहां पर लहरा दिए। है, हालात बुरा चल रहा है, तो इसका कोई जवाब है नहीं सरकार के पास। सरकार जो है पूरे जनता का मूवमेंट चेंज कर रहे हैं, यही सब करके और क्या रहेगा। मेरा नाम महावीर सिंह। महावीर सिंह। ये तो सर मुझे नहीं पता है। जब मैं आए सुबह तो हमारे गाड़ी में ऑटो में मतलब बहुत सारे ऑटो खड़े होते हैं रोड पे, तो सब ऑटो में लगा दिया और जगह बे जगह भी टांग रखा है। मुनीर का नीचे फ्लाईओवर के नीचे भी टांग रखे हैं और इतनी जानकारी नहीं किसने लगाए और कौन थे, ये नहीं पता। नहीं, ऑटो तो खड़ा था रोड पे बाहर, घर पे मतलब रोड पे खड़े कर देते हैं। मुनीर में रहते हैं। देखिए 10 तारीख को रामनवमी के फेस्टिवल के दिन जो है जिस तरीके का विवाद हुआ, उसी के बाद से जो है इस तरह के माहौल को जो है यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। और जेएनयू जो है विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो है डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट के लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ का जो मेन्यू भी बनाया जाता है उसी तरीके से बनाया जाता है जो किसी भी कम्युनिटी और रिलीजन को कुछ भी तरह का कोई इश्यू नहीं होगा। और रामनवमी के फेस्टिवल पे जिस तरीके का विवाद हुआ उसी को कम्युनलाइज और प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए, जो कि कुछ विशेष विचारधारा से प्रभावित लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। देश में अभी काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, बहुत सारे जो दलित हैं, शोषित वर्ग हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, दिनों दिन महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। तो इन सब ऐसे कंसर्न है जिसपे कि सरकार को सोचने की ज़रूरत है। 4-5 दिन पहले जो है जेएनयू में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो है एक स्टूडेंट के ऊपर छत गिर गया। तो ऐसे बहुत सारे इश्यू हैं जिसको सोल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ विशेष विचारधारा से प्रभावित लोग इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्म को एक टूल के रूप में यूज किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये निंदनीय है। इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, खास करके शिक्षा के मंदिर में, जो कि इंडिया का थिंक टैंक कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो निकल के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है योगदान दे रहे हैं भारत सरकार को। और यहाँ पे अगर इस तरह के माहौल बनाया जा रहा है तो कहीं न कहीं जो है ये सही नहीं है। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। लोकेश चुग जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र नेता के तौर पर। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और कार्तिकेय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आलोक जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी सर, क्योंकि देश में इस वक्त आपकी सरकार है और ये आपके हाथों में है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से देश का भविष्य सुनिश्चित करते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जिन विश्वविद्यालयों में, जिन शिक्षण संस्थानों में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए थी, वहां पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है और राजनीति इस कदर हावी हो रही है। सर, ये पढ़ेंगे या फिर बस यही सब करेंगे? देखिए पल्लवी जी, जेएनयू का कल्चर ही हिंदुस्तान के कल्चर से मेल नहीं खाता है। वहाँ के अंदर का जो माहौल वामपंथियों ने बना दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री सेक्स, एंटी इंडियन स्टैंड,
ये वही जगह है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत के टुकड़े होंगे, ये सारे नारे यही लगे थे और पूरे देश से सुना था। यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है, यहाँ पर जिस तरीके का लड़का लड़की के साथ मेल जोल है और जिस लेवल पर उनकी दोस्ती चली जाती है, वो सब हिंदुस्तानी कल्चर से कहीं मेल नहीं खाता। और रामनवमी के दिन मीट सर्व करना, ये भारतीय धर्म संस्कृति पर एक करारा तमाचा था। के बाद मारपीट किया इन्होंने। तो अब तो हिंदू संस्कृति जागृत हो गई है पूरे हिंदुस्तान में। मेरे जैसा आदमी जो उम्र का एक पड़ाव पार कर चुका है, मैं आज तक हलाल मीट खाता था, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, लेकिन मैंने अपने कुछ मुसलमान साथियों को झटका मीट खिलाने की कोशिश की। यकीन मानिए बिल्कुल सफलता हाथ नहीं लगी। मेरी अंतरात्मा भी जाग गई। जब वो हलाल नहीं खाएंगे, वो झटका नहीं खाएंगे, तो हम भी हलाल नहीं खाएंगे। अब मैं जहां कहीं भी जाता हूं, जिस होटल में जाता हूं, जिस रेस्टोरेंट में जाता हूं, वहां के मालिक को और मैनेजर को बुला के बोलता हूं कि मुझे झटका मीट चाहिए। थोड़ी देर के लिए अचरज करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हिंदुस्तान में सारे हिंदुओं में जागृति आ गई, तो झटका मीट हर रेस्टोरेंट, हर होटल में सर्व करने को बाध्य हो जाएंगे। आप किसी मुसलमान को झटका मीट खिला के दिखाइए, ये सारी सही सुनता मुझे किसी को कुछ नहीं खिलाना सर। मैं तो जेएनयू के बारे में बात कर रही हूँ, मैं शिक्षण संस्थानों के बारे में बात कर रही हूँ। कौन सा मीट खा रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मेरे हिसाब से किसी को भी इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि कार्तिकेय जी क्या खा रहे हैं या लोकेश क्या खा रहे हैं। वो उनकी चॉइस है ना कि उन्हें हलाल खाना है, उन्हें झटका खाना है, उन्हें मीट खाना है, उन्हें क्या खाना है, वो तो उनकी मर्जी है सर। बेमतलब में ऐसे विवादों को क्यों तूल देना, मुझे तो ये समझ नहीं आता। पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि इन शिक्षण संस्थानों में किस एजेंडे के तहत काम हो रहा है, कौन सा एजेंडा चलाया जा रहा है, ये कौन सी राजनीति हो रही है सर? कोई राजनीति नहीं हो रही है। तो किसने वहां भगवा झंडे लहराए? ये भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं वहां पर। भगवा क्या है? क्या ये हमारा नेशनल फ्लैग है? ये है क्या कि वहां पर भगवा झंडे लहरा दिए गए? भगवा हिंदू संस्कृति की शान है, आन है, बान है। तो आप ये क्या उन्होंने परमिशन ली थी? क्या वो वीसी से परमिशन लेकर गए थे? एक शिक्षण संस्थान के बाहर आप क्यों लगा रहे हैं सर? ये सिर्फ विवादों को तूल देना है ना, ये तो विवादों को तूल देने का मतलब है। पल्लवी जी, शिक्षण संस्थान के अंदर परमिशन की जरूरत होती है, शिक्षण संस्थान के बाहर आप क्या करते हैं उससे किसी का कोई लेना देना नहीं। वो मुख्य गेट है जेएनयू का, और जेएनयू का मुख्य गेट भी, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जेएनयू का ही हिस्सा है, वो शिक्षण संस्थान का ही हिस्सा है। अगर आप मुख्य गेट पर लगा रहे हैं तो अगर ऐसी बात है तो अगली बार से परमिशन भी अप्लाई कर देंगे। पर विवाद जरूर खड़ा करना है, हमें तूल जरूर देना है, हमें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। लोकेश, अगर हम हिंदू संस्कृति ओढ़ के हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम विवाद खड़ा करते हैं। अरे ये सारी चीजें पल्लवी जी आप जब तक कर रही हैं जब तक आप 20-80 है, वो 20 है। जिस दिन वो 80 और आप 20 हो गए, ये सब आपको कहने को मौका भी नहीं देंगे। वो क्या हाल हुआ पाकिस्तान में हिंदुओं का? 1947 में 23% थे, आज 1% से भी नीचे चले गए। कहाँ गए वो हिंदू? पहली बात सुनिए, एक सेकेंड आलोक जी, ये इस दिशा में चर्चा लेकर ही आप गए हो, ठीक है? इस दिशा में चर्चा लेकर ही आप गए हो। मैंने तो चर्चा की शुरुआत ही ऐसी की थी कि शिक्षण संस्थानों में राजनीति क्यों हो रही है सर? यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। मैं तो वहां पर लेकर ही नहीं गई जहां आप मुझे लेकर चले गए। शिक्षण संस्थान में अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे रोकिए ना, राजनीति नहीं थी। आप रोकिए सर, आप रोकिए ना, इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। लेकिन ये कौन सी कार्रवाई होती है सर कि आप और कोई एक नया विवाद खड़ा कर दें? ये बदला कौन सा हुआ? आप कार्रवाई कीजिए ऐसे लोगों पर। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जाने से रोक दिया। क्या बात कर रही हैं आप? आज राजनीति हो रही है। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, ये राजनीति कहाँ हुई थी? जेएनयू में हुई थी।
तब भी हमने ये मसला उठाया था आलोक जी, और मैं आपको बड़े सभ्यता से कह रही हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन विवाद को क्यों नहीं तूल किया? ना दिया जाए। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया कांग्रेस सरकार ने? अरे इनके मैं ऊपर कहना कार्रवाई? क्या चाह रही हूँ आप समझ क्या रहे हैं? तो आलोक जी मैं आपको बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं किस बारे में आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ, आप समझ बोलिए ही नहीं पल्लवी रहे। जी, बोलिए पल्लवी जी, आपकी ठीक बात है। का स्वागत है। अब रुकिए एक सेकंड, मुझे बाकी दोनों मेहमानों से भी रिएक्शन लेने दीजिए। आ रही हूँ मैं, कार्तिकी जी 2 मिनट का वक्त दीजिए। लोकेश, ये कौन सी छात्र राजनीति है, और इस छात्र राजनीति के जरिए क्या हासिल कर लेंगे ये छात्र संगठन या ये हिंदू सेना, जो भी ये संगठन बने हुए हैं? दो तरीके के लोग हैं, एक जो पढ़े लिखे तबका है और एक जो अपने कामों में मशरूफ है। जो पढ़ा लिखा तबका है उससे भाजपा हमेशा से कांपती आई है, डरती आई है, क्योंकि उनके पास सवाल पूछने का अधिकार है, दिमाग है और क्षमता है। हमेशा जेएनयू और शिक्षक संस्थानों में किसी न किसी जरिए से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना बीजेपी का एक मेन मोटिव रहा है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि जो देश के अंदर चीजें घट रही हैं उससे देश का दिमाग भटकाना, कमर तोड़ महंगाई, छापेमारी, देश के अंदर बीजेपी की जो हालत गिरती जा रही है, जो ग्राफ पॉपुलैरिटी का गिरता जा रहा है, नरेंद्र मोदी का गिरता जा रहा है, अमित शाह का गिरता जा रहा है, इससे देश को भटकाने का एक ये पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस करी जा रही है कि शिक्षा संस्थानों को टारगेट करके, क्योंकि वो सवाल पूछ सकते हैं, वो बीजेपी को घेर सकते हैं, वहां पे उनको डिस्टर्ब किया जाता है अलग अलग चीजों को लेकर के, ताकि वो जो है सवाल ना पूछे, और पूरे देश में जो बाकी आधा तबका है उनका जो मानसिक संतुलन है वो डाइवर्ट हो जाए, उनका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाए। और जेएनयू इसके अंदर सबसे ज्यादा टारगेटेबल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वहां के लोग सक्रिय ज्यादा हैं, राजनीतिक सक्रिय ज्यादा है। राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने का मकसद नहीं है, राजनीति सवाल पूछने का मकसद है, और जेएनयू के छात्र इतने ज्यादा सक्षम है कि वो बड़े से बड़े नेता से सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वो तो आप वैसे भी जिसमें पूछ से सकते हैं, बहुत से लोगों ने लोकतंत्र है ये, छात्र राजनीति से लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर आपको जिससे सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति भी अगर अपने प्रतिनिधि से सवाल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए इस तरह के विवादों को तूल देना ये कहीं से सही नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तहत काम कर रही है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये आपको भी पता होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब नाम रखा जा रहा था तो हिंदू शब्द से किसे दिक्कत थी, किसे परेशानी थी कि नहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीच में हिंदू ना लगाएं आप? मैडम, मैं तो ये पूछता हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी, कौन सी पार्टी ने रखी? मैं क्योंकि आपसे सवाल कर रही हूँ, आप पलट के मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। मैं मैडम, सवाल का जवाब भी तो काउंटर क्वेश्चन हो सकता है ना। मैं पहले सिर्फ इतना सवाल पूछना का चाहता हूँ सवाल का आपसे, जवाब तो दीजिए, उसके मैं बाद काउंटर आपसे- क्वेश्चन कीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? और मैं अब आपको काउंटर में ये बोल दूं कि अभी 1 हफ्ते पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, अपमानित टिप्पणी किसने की? आप मुझे देंगे जवाब इस बात का? बैलेंस करके रखिए ना चीजों को, दोनों पक्षों का सम्मान होना चाहिए, एक ही तरफ क्यों झुके होते हैं हम? मैडम, ये पक्ष तो है ही नहीं ना, ये तो नफरत की राजनीति है, ये तो सोच में ही नफरत है। इसमें आप कैसे कह सकते हो कि 2 पक्ष इक्वल भी हो सकते हैं? आप इक्वल उसको तय भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक व्यक्ति से तो सिर्फ बांटने की राजनीति करता है और दूसरा पक्ष है जोड़ने की। आप उसको जोड़ भी नहीं सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप आज तक देखिए, भाजपा ने या भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता ने जोड़ने का कोई काम किया है? हमेशा तोड़ने का काम किया है। जोड़ने का काम किसने किया फिर? चलिए आप बताइए, कौन बिल्कुल प्रयास कांग्रेस कर रहा है पार्टी ने किया। जोड़ने का, एकता का प्रयास बिल्कुल। कौन कर रहा है इस देश में? बिल्कुल राहुल जी कर रहे हैं, ओ, फ्रंट पे आके कर रहे हैं। अपने हर डिफेंडर को, अपने हर नफरत फैलाने वाले को भी वो प्यार से जवाब देते हैं, और यही हम लोग सिखाते हैं। नहीं तो हर एक भाजपाई का मुंह हम लोग सोशल मीडिया पे वहां होते तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके बंद कर सकते हैं। वी आर एजुकेटेड एनफ, वी नो हाउ टू टॉक। लेकिन सिर्फ राहुल जी के इंस्ट्रक्शन से कि अपने प्रतिद्वंदी को भी प्यार से समझाना है, उसको प्यार से काबू करना है। और बड़ा दुख है इस बात का कि वो अपनी बात अभी देश की जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं सर। वो इतना प्यार आप बांट एक रहे हैं बात कि लोगों बताइए। को उनका प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल हो रहा है, मैडम- मिस्टर इंडिया की तरह उनका प्यार। मैडम ऐसा है, जो चीजें महंगी होती है ना, उसको मुकम्मल होने में समय लगता है।
ये जो भाजपा की जो नफरत है, ये 1 अच्छा। साल में, 2 साल में, 5 साल में नहीं फैली। ये इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग सालों साल से चलती आ रही है, तो उसका काउंटर में भी थोड़ा समय लगता है। कार्तिकेय हमारे जी, पास ब्लैक मैजिक नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, जिन्होंने रातों रात लोगों का दिमाग जो है वो धर्म और उसके नफरत के अंदर में बदल देना है। नहीं, प्यार से संभालना है पूरे हिंदुस्तान को, जैसे 70 साल से लेते हुए आए हैं। अगर आज मैं आलोक जी को कहूँ कि अपना चश्मा उतार दे और जबरदस्ती कहूँ इनको कि अपना चश्मा उतारिए, तो क्या वो उतारेंगे? और क्यों उतारेंगे वो? ये उनका हक है, अगर उनको नजर क्या पाना है तो। इसी तरह ही मेरा हक है कि मुझे क्या खाना है। जेएनयू के अंदर या किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर या किसी भी घर के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति डिसाइड करने वाला नहीं होना चाहिए कि उसे क्या खाना है। आपके राहुल जी बहुत प्यार फैला रहे हैं सर, इसलिए उन्होंने एक बार बयान दिया था कि हिंदू मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं ना। बहुत प्यार फैला रहे हैं, बड़ा प्यार है इस बयान में उनके, अभी मुझे समझ में आ रहा है उनका ये प्यार। कार्तिकेय सिंह, और मैं सर आपसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम से इतर होकर मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षा के अलावा सब कुछ क्यों हो रहा है और इसे रोकेगा कौन? पंडित जी आपका धन्यवाद। बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। शिक्षण संस्थाओं में इस तरीके की राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि राजनीति कर कौन रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले कावेरी हॉस्टल में जेएनयू का मुद्दा उठा कि नॉनवेज के ऊपर मुद्दा उठा, आज ये उठ गया है। आपने बहुत सही से बात में कहा कि देश का ये तिरंगा, तिरंगे की तो बात करी नहीं उन्हें, बात इनकी आई है भगवा की यहाँ पर, और ये बार बार सवाल उठा रहे थे। देखिए आप इसकी समझिए, जब से ये आए हैं, जैसे कि मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, समझने वाली बात, जेएनयू संस्थान है वो फ्री थिंकिंग रैशनलिज्म वहां पे बढ़ती है। 8,000 से ज्यादा छात्र वहाँ पे पढ़ते हैं, 4,000 से ज्यादा लोग वहाँ पे रिसर्च करते हैं, अपनी पीएचडी करते हैं। तो इनका सीधा टारगेट उसी संस्थान के ऊपर है कि किसी तरह जेएनयू को बदनाम कर दे, ताकि वो थिंकिंग, वो जो क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी लोगों के छात्रों के अंदर है वो खत्म कर दे वहाँ पर। 2016 की बात करी, टुकड़े टुकड़े, इसी टुकड़े टुकड़े में आरटीआई ले जाके पूछा गया तो कहा कि नहीं, टुकड़े टुकड़े नाम की कोई चीज है नहीं, कोई ग्रुप है नहीं। इन्हीं की सरकार ने बोला ना। उसी 2016 में, अक्टूबर में 2016 में नजीब अहमद गायब हो गए, 6 साल हो गए, आज तक उसको कुछ नहीं पता कर पाए। इसी जेएनयू में जनवरी 2020 में नकाबपोश लोगों ने टीचरों को मारा, छात्र छात्राओं को मारा, उसके ऊपर क्या हुआ, आज तक कार्रवाई क्या हुई, नहीं कुछ जवाब दे पाए, कि उसकी बात कर रहे हैं। और फिर कह जेएनयू ऐसा संस्थान वैसा संस्थान। ये खुद बीजेपी की नेता है, इनको पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमण बीजेपी की वहां से पढ़ी हुई है, जयशंकर वहां से पढ़े हुए हैं, यहाँ के नीति आयोग के सीईओ रहे अमिताभ कांत वहां से पढ़े हुए हैं, नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी वहां से पढ़े हुए हैं। तो इनको और तो कार्तिकेय जी, जो निर्मला सीतारमण है हमारी, जो फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको कुछ नहीं पता, शुरुआत में कहा मैंने खुद, समझिए, जिनका हर सवाल का अर्थ उनको ये पता कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो भी जेएनयू से। और पल्लवी जी, जो आपने जैसे भाई ने स्टार्टिंग में आपने राहुल जी की बात करी, तो उन्होंने वो अंतर बताया कि वो जो हिंदू अपना नाम का हिंदू बताया, असली हिंदू वो काम नहीं करेगा। उनका कहने का ये मतलब था, उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व, वो जो तत्व है ना, उसका बताया। मतलब बताने के लिए फिर आप जैसे प्रवक्ताओं को आगे आना पड़ता है, तो फिर वो अपनी बातों को इतना साफ रखे कि हम उनका मतलब समझ पाए। हम उन्हीं से सीख के आते हैं, हम उन्हीं से सीख के। देखिए दो चीजें, या तो हम नफरत को नफरत से काटें, या तो हम भी उस जाति की धर्म की राजनीति करें जो हमारी पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व में हमको सिखाया नहीं है। या तो हम जो आइडियोलॉजी लेकर के आगे आए उसी पे लड़ते रहे, उसी को संघर्ष करें, उसी पे आगे आए। हमारा आज का इतिहास थोड़ी ना है, हम 1885 में बने थे, 1947 में आजादी मिली, हम लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार आंदोलन करते रहे। तो हमें देश में उस नफरत को खत्म करना है, उसको हमको प्यार मोहब्बत से जीतना है। हमने तो ये कौन सा प्यार है? फिर वही वाली बात आ गई ना कार्तिकेय जी, जो मैं अभी लोकेश से पूछ रही थी कि तो आप हम बताइए ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर ने कहा, आप लोगों ने उस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? दिग्विजय सिंह गलत फोटो क्यों ट्वीट करते हैं सर? क्यों खरगोन मामले में उन्होंने गलत फोटो ट्वीट की? ये आप कौन सा प्यार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? वो मणिशंकर अय्यर ने क्यों राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए सर? आप बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे वो डोमेन पे बात ही गलत तरीके से आती है ना, बात उसी को लेकर चले जाते हैं। अब राहुल जी कुछ बोलेंगे, उसको कट पेस्ट करके आप वही चलाते रहोगे। तो जो चीजें अगर गलत बोली गई है उसमें हमारे नेताओं ने माफी मांग ली कि हो गया गलती से। हम तो सामने से आके बोलते हैं ना, जहाँ पे गलत हुआ वहाँ पे गलत हुआ, हम थोड़ा ना कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अभी माफी नहीं मांगी है, मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। दिग्विजय सिंह ने गलत फोटो ट्वीट करने के लिए माफी नहीं मांगी।
माफी मांगी है, मांग ली है, प्राइवेट चैनल पे मांग रखी है उन्होंने। नहीं होगा तो मैं डिबेट कर भेज प्राइवेट दूंगा आपको, चैनल पे चैनल आप माफी देख मांगी लेना, है। हो जाती है। गलतियां जब सोशल करते हो तो मीडिया आप में ट्विटर पे गलतियां करते हो कि पूरे देश को दिखाई दे, और माफी मांगते हो तो एक किसी प्राइवेट चैनल पर बैठ के माफी मांग लेते हो। ये कौन सी माफी हुई? अरे प्राइवेट चैनल पे नहीं है, अब और सही कहाँ पे बोला मांगे? आपने, एकदम सही बोला है। जिस चीज को गलत हुआ उस चीज को मांग रखी है हमने माफी, उसमें कहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं माफी मांगी है। अब मैं प्रवक्ता के रूप में बैठा हुआ, आप मुझसे पूछिए, मैं बोल दे रहा हूँ हाँ चीज वो गलत है, उसकी माफी मांग चुके हैं, वहां पे गलत वो चीज हुई है। बात यहाँ पर हो रही है, चीज को फैला कौन रहा है, वो सबके सामने है। 2014 से पहले क्यों नहीं हो गया उसी जेएनयू पे, उसी जेएनयू में एनएसयूआई था ना, उसी जेएनयू में एसएफआई आईसा सब थे, क्यों नहीं हो जेएनयू में संस्थान में, क्यों आपस में ऐसे रंजिश नहीं फैली? तो जो फैला रहा है उस चीज पे सवाल उठ रहा है ना। आलोक जी। पल्लवी जी, पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मैंने दोनों भाइयों की बातों को इतना वीक ऑडियो था कि मैं ठीक से सुन नहीं सका, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जब बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदुओं महिलाओं के साथ बलात्कार और कत्लेआम हो रहा था, तो हिंदुस्तान के किसी मौलाना का बयान आया कि ये गलत हो रहा है? उस मौलाना का नाम बताएं कि उसने कहा कि ये गलत हो रहा है। और जो परसेंटेज 23% थी आज 1% पे आ गई है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हिंदू अपनी सहिष्णुता के लिए, सौहार्द के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जगत गुरु इसलिए कहा जाता है हिंदुत्व को। हम लोगों ने किसी का कत्लेआम नहीं किया है, किसी पर आप बताइए किसी भी मुसलमान के प्रोसेशन पर किसी भी मंदिर से आज तक पत्थर फेंका गया हो? और यहाँ पर लगातार ये जम्मू कश्मीर से अब पूरे हिंदुस्तान में ये पत्थरबाज ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। खरगोन में, करेली में, सब जगह ये, उसके बाद गुजरात में काठियावाड़ में, सब जगह ये पत्थर फेंक कर, आप हमको पत्थर फेंकिएगा तो हम आपको, फिर भी हम आपको फूल दे रहे हैं। हमने काउंटर अटैक नहीं किया है। सरकार का काम है राज्य लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने कार्रवाई की है। किसी हिंदू ने पलट के वहां मारपीट नहीं किया है। ये अब हिंदू जाग चुका है। यहाँ के लोगों को जो ये कांग्रेस वाले अपीजमेंट करते थे, आप मुझे एक चीज बताइए, आज अवतारी का दौर चल रहा है। 2014 के बाद ये अवतारी डर के मारे नहीं दे रहे हैं लोग, नहीं तो उसके पहले कांग्रेस के रेजिम में एक दिन में 4 बार अवतार पार्टी दिया जाता था। और हिंदू के नवरात्रि पे किसने पार्टी दी है? डरते थे लोग देने से। आज हिंदू भी नवरात्रि में खुलेआम पार्टी दिया है उसने। तो हिंदू जागृत हो चुका है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। एक बात बताएं आलोक, इनको तकलीफ हमारे जागृत होने से है। क्यों अवतारी बंद कर दी है? कलेजा तो ठोक के अवतारी करके दिखाओ। मौलाना का टोपी पहन लिए और लगे अवतारी करने, वाह! हिंदू के नवरात्रि में कुछ नहीं, ठेगा दिखा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? अगर हम 80% है और हम जागृत हो चुके हैं तो हमारा हिंदुस्तान पे हमारा हिंदुत्व कायम रहेगा और हिंदुत्व के साथ आपको आना होगा। हम आपके धर्म पर कभी भी उंगली नहीं उठाते। हम आपके रोजा में, आपके रमजान में, आपके जुलूस में कभी पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन हमारी नवरात्र की अगर जुलूस निकल रही है तो आप पत्थर फेंक रहे हैं। पहले कश्मीर में फेंकते थे, अब पूरे इंडिया में फेंकना चालू कर दिए हैं इस दिन। और उसके बाद इनके नेताओं का बयान कि 15 मिनट का टाइम दे दो, हम आलोक जी, कत्लेआम मैं करके दिखा देंगे। आपसे पूछना चाहती हूँ, जब इतनी हिंदू समस्याएं जाग गया कत्लेआम पे, आपको पता है कि ये लोग गलत कर रहे आदमी। हैं, आपने अगर ये मान लिया है, ये समझ लिया है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो हटा दीजिए ना इन्हें। फिर आप काम ही खत्म कीजिए सर, सबको यहाँ से भगा दीजिए, रिफ्यूजी बना दीजिए सबको, काम ही खत्म हो जाएगा सर। ये रोज के दंगे नहीं होंगे। हम कहते आप हैं कैसे बनेंगे विश्व गुरु? यदि रहना है तो बंदे आप कैसे बनेंगे विश्व गुरु? आप कैसे बनेंगे इन हालातों में विश्व गुरु? आलोक वत्स जी, विश्व गुरु कैसे बनेंगे आप? विभिन्नता में एकता हमारे देश की पहचान जो अब खत्म होती जा रही है, अखंडता कहाँ जा रही है, कैसे बनेंगे विश्व गुरु? हमारी सारी पहचान मिट रही है सर। हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हम नीचे जा रहे हैं, सांप्रदायिक मामलों में तो हम नीचे जा रहे हैं, और हम विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हैं। डिसिप्लिन में आने दीजिए, बहुत हो गया अपीजमेंट।
धारा 300 कितने लाखों हिंदुओं को इन्होंने पलायन करने के लिए मजबूर किया। कैराना में लाखों हिंदुओं को इन्होंने मजबूर किया जम्मू कश्मीर से पलायन करने के लिए। आप बात कर रही हैं, आप हमारे दर्द और दंश को नहीं समझ रही हैं। मैं नहीं समझ हम रही। डिसिप्लिन चाहते हैं, हम चाहते हैं सारे लोग इक्वल रहें, किसी को तरजीह ना दी जाए। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों को समान प्यार दीजिए, तीनों को समान पढ़ाई कराइए। आज मदरसे से बम बनाने की साजिश होती है। मैं बार बार आपको ये कहती हूँ सर, मैं भी हिंदू हूँ और मुझे पता है कि कहाँ क्या किसको कैसा दर्द मिला, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आपको पता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए, उसके प्रति उत्तर में कोई और विवाद मत खड़ा कीजिए। रोकिए ना, आपको पता है किसी मदरसे में हथियार बन रहे हैं तो रोकिए, छापा मारिए, कार्रवाई कीजिए। कौन आपका हाथ पकड़ के बैठा हुआ है? कौन से मदरसे में हथियार बनते हैं? आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते सर? अब आप मुझे ये बताएं आलोक जी कि 2014 से लेकर अब तक कितने मदरसों पर आपने कार्रवाई की, बताएं। बहुत से मदरसे नाम बताइए, कौन से इलाके में हुए? बहुत से मौलाना को जेल भेजा गया है। बताएंगे ना, कोई तो स्पेसिफिक आपको कोई तो स्पेसिफिक नाम याद होगा सर कि हमने मुजफ्फरनगर में किए, हमने मुजफ्फरपुर में किए, हमने कैराना में किए, कहाँ किया? कोई एक जिला, कोई एक गांव, कोई एक ढाणी आपको याद हो तो प्लीज बताइए। मुजफ्फरनगर में एक मौलाना जी पकड़े गए थे और उनको जेल हुआ था। एक ब्रेकिंग इस समय आ रही है, बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम पहले रूबरू करवा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत कर लेंगे। तो बड़ी खबर, हिमाचल दिवस पर सीएम ने बड़ी घोषणाएं की हैं। हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं का बस किराया 50% तक माफ किया गया है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी जानकारी, बिजली पानी में निःशुल्क भी सरकार देगी, बिजली पानी निःशुल्क। ये सीएम जयराम ठाकुर ने वादा किया है। सीएम ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है। हिमाचल दिवस पर हिमाचल प्रदेश की जनता को सीएम जयराम ठाकुर ने कई सौगातें दी हैं। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा। हिमाचल दिवस पर ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सीएम ने बिजली और पानी मुफ्त देने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए बस किराया 50% तक माफ कर दिया है उनका। बिजली पानी भी सरकार निःशुल्क देगी। जयराम ठाकुर ने इसका ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि 125 यूनिट तक फ्री बिजली अब दी जाएगी। वहीं पानी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का जो बिल है वो भी माफ कर दिया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। हिमाचल दिवस पर प्रदेश की जनता को राहत देते हुए उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं सीएम जयराम ठाकुर ने की है। महिलाओं का बस किराया 50% तक माफ होगा, तो ये महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा है। बिजली पानी भी निःशुल्क देगी सरकार, ये भी राहत दी है सरकार ने। सीएम ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पानी का बिल भी माफ होगा ग्रामीण क्षेत्रों का। सीएम जयराम ठाकुर ने ये बड़ी घोषणाएं की हैं और चंबा में ये बड़ी घोषणाएं उनके द्वारा की गई हैं। हिमाचल दिवस है और हिमाचल दिवस पर उन्होंने जनता को राहत देने का काम किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आलोक जी, आप ही का रुख करूंगी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर दीजिए, उसके बाद मुझे दोनों मेहमानों का भी रुख करना है। आलोक वत्स जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आलोक जी, आप जरा बताइए क्या बोल रही थी आप, प्लीज। मैं सर बात कर रही थी कि किस तरीके से हम विश्व गुरु बनेंगे जब हम इसी तरीके से डिवाइड होते रहेंगे। डिवाइड कौन कर रहा है? पता नहीं, हम डिवाइड कर रहे हैं? हमने कौन सा डिविजिव काम किया है?
हम अपना रामनवमी का जुलूस लेके जा रहे हैं, अब उसके ऊपर अगर कोई पत्थर मार रहा है तो वो डिविसिव काम कर रहा है कि हम कर रहे हैं? आज ये भगवा झंडे लगाने की जरूरत कहाँ थी? ये तो कोई रामनवमी का भग- उपलक्ष्य भी नहीं था, भगवा दशहरा भी नहीं भगवा था। भगवा झंडा लगाना क्या अपराध है? अपराध मैं ये पहनना। पूछ रही हूँ कि आज क्या उपलक्ष्य था सर? उस दिन तो रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज कौन सा उपलक्ष्य था? भगवा लगाने के लिए कोई लक्ष्य थोड़ी देखना पड़ता है, कोई दिन थोड़ी देखना पड़ता है। पंडित जी कोई दिन थोड़ी बताएंगे हमको। जब मर्जी भगवा पहन सकते फिर मैं उम्मीद करती हूँ जब कहीं पर हरा झंडा आपको लगा दिखेगा, चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो या फिर कहीं और, तो आपको परेशानी नहीं होगी। लोकेश जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप अपने घर पे जिस रंग का झंडा लगाइए लगा लीजिए। ये घर नहीं था किसी का। आप देखिए, आप ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आपको चित्त भी अपनी चाहिए, पट भी अपनी चाहिए। वो घर पे आपने घर पे लगवाया क्या? या ये हिंदू सेना, जो भी हिंदू सेना है, उन्होंने किसी के घर पे जाकर भगवा झंडे लहराए हैं क्या? अगर 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 भगवा झंडा लगाना अपराध है तो उस पर कार्रवाई करवाइए, जेल में डालिए। मैं सरकार चला रही हूँ, मैं हूँ प्रधानमंत्री सरकार देश चला की, रहे हैं या मेरे अंडर में कानून व्यवस्था है, या सारे पुलिस थाने मैं ही संचालित कर रही हूँ? आपके नजर में अगर ये अपराध की श्रेणी में आता है, मेरी नजर में ये मैं अपने कांग्रेस भाई या आलोक जी, कांग्रेस मुझे हंसी आ समर्थक रही से है। बोलूंगा कि ये एक FIR करवा दे। सुनिए, ये मेरी नजर में अपराध नहीं है, तो मेरी नजर में वो भी अपराध नहीं है कि कोई कहीं जाकर हरे झंडे लगा दे। सत्ता में उनको सवाल जवाब देना है। किसने मना किया? ठीक है, हम तो मना नहीं कर रहे। ओके सर, बस मैं यही जानना चाह रही थी कि मतलब हम कितना अभी हमारी सोच किस तरीके की है। हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। वो हरा वस्त्र भी पहन ले तब भी मना नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर। लोकेश जी, सवाल मैंने आपकी आवाज नहीं मिल रही है लोकेश जी, एक बार फिर रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ, एक बार सवाल अपना रिपीट कर दीजिए प्लीज। मेरा सवाल तो बार बार यही है सर कि राजनीति क्यों हो रही है शिक्षण संस्थानों में? इन्हें अब राजनीति से दूर रखना चाहिए। और JNU वाकई में शिक्षा का मंदिर है या सिर्फ राजनीति का अड्डा? यहाँ से नेता ही निकलते हैं। मैडम, पढ़े लिखे होने की काबिलियत के अंदर राजनीतिक सवाल पूछने का अधिकार साथ में आता है। आप इन दो पहलुओं को अलग नहीं कर सकती। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा उसको अपने अधिकार समझ में आएंगे, और जिसको अधिकार समझ में आएंगे वो अपने लिए अच्छा सोचेगा, और जो अपने लिए अच्छा सोचेगा वो सवाल पूछेगा। और भाजपा वाले सवालों से डरते हैं। यही एक बेसिक लाइन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सवाल नहीं पूछते, तो आप सीधा सीधा उन पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो अंगूठा छाप है, वो पढ़ते लिखते नहीं है। बहुत से लोग हैं सर जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हुई हैं, जो अब बाहर जाकर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में ये कहा था, दुनिया के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। एक जो सवाल पूछते हैं और दूसरे जो अपने काम में मस्त रहते हैं, जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और सवाल पूछना आपको ऐसा क्यों लगता है? लोकेश जी, आप ये बताएं मुझे, सवाल पूछने का मतलब आप क्या चाहते हैं? कि सवाल सिर्फ एक ही पक्ष से पूछा जाए, दूसरे पक्ष से नहीं? क्योंकि अगर आपने दूसरे पक्ष से पूछ लिया तो फिर आप गलत हैं। सवाल पूछने का क्या मतलब है? और कैसे सवाल, कौन से अधिकार जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं? इनके आपको पता है ये कौन से अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं? झटका मीट खाएं या हलाल मीट खाएं, ये सवाल है इनके। बताइए, ये कोई सवाल होते हैं? आप पूछिए ना कि अंत्योदय कितना किया हमने। आप पूछिए ना कि महंगाई पर क्या वार कर रहे हैं हम। आप पूछिए ना कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें ऊपर लाने के क्या प्रयास कर रहे हैं हम सवाल क्या पूछ रहे हैं कि आपको झटका मीट खाना है या हलाल मीट खाना है? वाकई में ये भविष्य है हमारे देश का। पल्लवी जी, ऐसा है ना, भारत के अंदर सवाल सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों से पूछा जाता है, ऑपोजिशन से नहीं पूछा जाता। ऑपोजिशन सवाल पूछती है, और यहाँ पे जो आपके सत्ताधारी पार्टी है उसकी जो छात्र इकाई है, उन्होंने फोर्स करके लोगों को खाने से मजबूर मना किया है। उनको कहा है कि आप ये चीज नहीं खाओगे। और बता दूं कि हम लोग 75 साल पहले तो और बंद हो गया आवाज नहीं आ रहा है लोकेश जी आपका। इस बात पे नहीं हो रही कि हमें झटका खाना है, हलाल खाना है। डिबेट इस बात पे कि हमें क्या खाना है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। 75 साल बाद भी
देश आजाद होने के 75 साल बाद भी हम लोग अपनी बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए डिबेट कर रहे हैं। ये मानसिकता है लोगों की, और ये मानसिकता भाजपा के कार्यकाल में वापस आई है। क्योंकि आज से पहले जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब हम डिबेट करते थे कि साइंटिस्ट कहाँ जाएंगे, कितने दूर जाएंगे, हम जीडीपी की बात करते थे। और अब हम बात करें हिंदू मुसलमान की, झटका और हलाल की। ये स्टैंडर्ड गिरा है, डेवलपिंग नेशन का टैग हटा दिया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कार्तिकी जी, मैं आ रही हूँ, आलोक वत्स कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको कहता हूँ पल्लवी जी, अगर मैं ये कहता हूँ कि इसमें कुछ लोग सवाल पूछते हैं जो पढ़े लिखे हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो लोग सवाल ये पूछते हैं वो अनपढ़ है। उसका मतलब ये है कि जो सवाल नहीं पूछ रहे वो अपने कामों में मस्त है। कभी भी रिक्शा चालक ये नहीं बोलेगा आपको कि भैया महंगाई बढ़ गई है। वो तो बेचारा वैसी महंगाई की दो बोझ तले मरा पड़ा है, उसको रिक्शा खींचने से फुर्सत नहीं है। जो अपने पीठ के ऊपर बोरियां लाद के घूमता है वो आपको कभी नहीं बताएगा कि दाल जो है कैसे रुपए किलो है। और कोई साइंटिस्ट क्योंकि भी वो आपको तो नहीं वैसे बताएगा बोल कि के दाल खाता है। कितने रुपए किलो वो है। तो वैसे उधार लेके खाता है। आलोक वत्स जी, उसका तो कभी ऊपरा हुआ ही नहीं। तो आवाज ही नहीं आती है मेरे पास। बोलिए पल्लवी जी, क्या पूछ रही हैं? आप सर उंगली इतनी देर से दिखा रहे थे, आपको कुछ बात करनी थी शायद। उनकी तो आवाज ही नहीं सुन पा अच्छा, रहा उनकी था। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही सवाल करते हैं, और पहले कांग्रेस के कार्यकाल में सवाल होते थे जीडीपी ग्रोथ के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में सिर्फ यही विवाद चल रहा है, हिंदू और मुसलमान। यानी कि हम लोगों ने अपना जो स्तर है वो इतना गिरा दिया है, ये कहना है लोकेश जी का। अच्छा, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी जेएनयू गए थे, वहाँ पे उनको काले 4 अरब 20 करोड़ उनके ऊपर पुलिस लाख कार्रवाई नहीं करोड़ हुई। रुपए का घोटाला कांग्रेस ने किया है। बुलाया गया स्टूडेंट को, छात्र को, और अगर कहेंगी तो मैं सारे घोटाले गिना दूंगा। अमल किया गया। ये कांग्रेस पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी के राज में 100 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ आज तक। आप छात्र नेता हैं लोकेश जी या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं? मुझे ये सारी चीजें कार्तिकी जैसी उम्मीद थी। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, ये छात्र नेता नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है। ये कांग्रेस पार्टी से पैसा लेके आए हुए हैं और यहाँ बोल रहा है उसके लिए। और हमने अनाउंस किया था कि भारत को हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे। आज 18 राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों में सिमट के रह गई है कांग्रेस। और उससे क्या और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आसन्न चुनाव में राजस्थान में भी इनको हम मुंह की पटकनी देंगे और हम इनसे छत्तीसगढ़ भी छीन लेंगे। और छीनेंगे कोई लड़ाई करके नहीं, अपने काम के दम पर, लोगों के विश्वास जीत कर। क्या बात कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले? हमने तो कांग्रेस मुक्त भारत की अनाउंस किया है। अब ये लुप्त है, ये कुछ दिन में ये जो बचे खुचे लोग हैं नेता, ये सब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे भारतीय जनता द्वारा। इन पर विश्वास नहीं है। अरे ये देख नहीं रहे हैं, आप वाला इनकी वोट बैंक पर सेंधमारी किए जा रहा है। हमारे वोट बैंक पर कोई सेंधमारी नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंधमारी हो रही है। और राजनीति की बात करते हैं, हमने अगर जेएनयू में भगवा झंडा लगा दिया तो हम पर इतनी उंगलियां उठ रही हैं। और अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े। ये कहाँ की राजनीति थी? जेएनयू में राजनीति हुई थी। ऐसा है आलोक वत्स जी, आप यहाँ कांग्रेस मुक्त भारत के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर नितिन गडकरी कहते हैं कि कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है ताकि ये गाड़ी चलती रहे। अब या तो नितिन गडकरी झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, नितिन गडकरी जी का कहना सही है। कितना लोकतंत्र में पल्लवी जी आ रही हूँ लोकेश, विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। आप तो ये अनाउंस कर रहे हैं सर कांग्रेस मुक्त भारत का। आप ये अभी आपने बोला कि हम तो कांग्रेस मुक्त भारत ही कर रहे हैं। को समझ नहीं पाया कार्तिकेय जी। उत्तर प्रदेश में 0 पर आउट, उत्तरांचल में 0 पर आउट। पहली बात तो अभी ये अच्छा हुआ आलोक जी को आपने इस चर्चा में बताया कि आलोक जी से भाजपा की मानसिकता पता चलती है। और दूसरा आलोक जी जैसा मान रहे हैं कि हमने अच्छा भगवा झंडा करा दिया, तो उसका मतलब कि
बीजेपी और हिंदू सेना का आपस में संबंध है, और संबंध है तो पुलिस को उनके ऊपर संज्ञान लेने लगा चाहिए। और टीवी बैठ के बोल रहे क्या हुआ झंडा करा मजबूत हूँ कि स्थानों में होनी चाहिए, बिल्कुल ये एक सेकंड कार्तिकेय जी, एक मिनट कार्तिकेय जी। ठीक है, आलोक वत्स जी सुनिए, कार्तिकेय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। अभी आप विपक्ष की मजबूती चाहते हैं तो उनकी बात तो सुनिए, कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनकी बात ध्यान से सुनिए। कार्तिकेय जी सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ सुनिए। आलोक जी सुनिए, मैं यही कह रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ कि आपके माध्यम से भाजपा की मानसिकता के बारे में पता चल गया, और आप ये मान रहे हैं कि जो भगवा झंडा फहराया है हिंदू सेना का आपसे संबंध है, मतलब कि वो भाजपा ने करा रखा है, और भाजपा ने करा रखा है तो आपके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से संज्ञान लेना चाहिए। आपके जितने नेता हैं कांग्रेस के, विद्यालय में हम किसी जात या धर्म के नाम पे जानते थे और उसके बारे में बात करते थे। सीधी सी बात है, 2017 के बाद से ये अपने आइडियोलॉजी पे आए हैं, उसी को फैला रहे हैं। इसीलिए बातें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, वरना हम आज बैठ करके महंगाई पे, महिलाओं के उत्पीड़न पे, किसानों के ऊपर चर्चा कर रहे होते, जेएनयू के ऊपर नहीं कर रहे होते। 8 सालों में इन्होंने यही सफलता पाई है कि देश को इन्होंने, जो देश एकता अखंडता के लिए जाना जाता था, वहां पे लोग आपस में लड़ रहे हैं जात के नाम पे और धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। और रही हिंदू ने अभी बोला था हिंदू जागने की बात, हिंदू तो मैं भी हूँ, हिंदू मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर, वो भी हैं, पल्लवी जी भी हिंदू है। हम लोग शायद जब से पैदा हुए आंख खोले सब जागे हुए हैं। इस देश से 1962, 1965, 1971 का युद्ध लड़ लिया, परमाणु युद्ध कर लिया, चांद पे पहुंच गए। हिंदू का जवाब दे दीजिए, लड़े आजादी के लिए, जागे। आप ये बोल रहे हैं ये 80-20% सीधा सा भारत के संविधान पे आपका विश्वास के साथ बलात्कार किया, बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनको धर्मांतरण करके मुसलमान बना दिया और उनको बुर्का पहना दिया। आज हिंदू कोई नहीं कर रहा ये काम यहाँ के मुसलमानों के साथ। मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहूंगा, किसी भी देश में हालात किया गया, क्यों नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं आप लोगों ने बोलना चाहिए। और लीडरशिप अगर बैठा के और थपड़ी बजाने का काम करते हैं, नहीं चलेगा। जो बातें हम कह रहे हैं ये उन्हीं बातों को लेकर के आगे चल रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व था है कि वो आए और ये बोले और इस तरह की हिंसा को, इस तरह की शिक्षण संस्थानों में जो हो रहा है उस पर रोक लगाएं। और रही जेएनयू की बात, इनको मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ तक कि लीबिया के जो प्रधानमंत्री अली जैदन वो भी जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं। तो जेएनयू ये है, इन्हीं का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क निकालता है, उसमें जेएनयू 2nd नंबर पे आता है। यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में जेएनयू 2nd नंबर पे आता है, टाइम्स रैंकिंग में, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जेएनयू टॉप में है इंडिया की तरफ से। बारे में सवाल उठा रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा आए हैं और इससे जेएनयू में जो ये फैला रहे थे उसकी मानसिकता को दिख रहा है। जेएनयू बहुत से लोगों का ह्यूमैनिटी में जो पल्लवी जी पढ़ रहे थे ख्वाब होता है कि जेएनयू में जाके एडमिशन ले, क्योंकि वहां पे सबका भी है, इससे घर में पैसा देने की वो हैसियत नहीं है, वो नहीं दे सकता, वो भी अपना एंट्रेंस निकाल करके पढ़ता है, तार्किक शक्ति उसकी बढ़ती है, वो पढ़ सकता है। जैसे मेरे भाई ने कहा था, मैं एक और इंस्टीट्यूट में बता देता हूँ, इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी जी नेतृत्व में कुछ छात्र गए थे, उनके सामने कागज उन्होंने पढ़ के बताया था कि इमरजेंसी में ये गलतियां हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने तुरंत अपने पद से त्याग दिया। ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये अंतर है, ये विचारों का अंतर है, विचारधारा का अंतर है। ये नफरत फैला करके हम भी किसी एक कम्युनिटी में के ऊपर कब्जा करके 5 साल 10 साल चला सकते थे देश, लेकिन देश वहां नहीं जाता जहां हम उसको लेकर के आए। और जब इन्होंने 5 से, बिल्कुल सही कहते हैं, 8 साल में जिन्होंने जो हालत कर दी है ना वो 70 साल में नहीं हुई थी, बहुत सही बात कहते हैं। ये नफरत ऐसे ही फैल रही है, अभी विश्वविद्यालयों में आई है, अभी कॉलेजों में आएगी, अभी स्कूलों में आएगी, छोटे बच्चों के बीच में डालेंगे। इनसे इनका मोटिव पैदा हो फुलफिल होता है कि 35-40% लोगों के वोट मिल जाए और इस सरकार में सत्ता में बने रहे। इसी संसद संस्थानों में अगर भगवा की, मैं बिल्कुल मानता हूँ कांग्रेस की तरफ से, ना भगवा की इजाजत है ना किसी हरे झंडे की इजाजत है। उसमें शिक्षा की बात हो, उसमें तर्क शक्ति बढ़े, उसमें से लोग बढ़ के आगे आ पाए। और भाजपा वालों की हिंदुओं की इतनी चिंता है, तो जो हिंदुओं बच्चियों के साथ रेप होता है ना, हिंदुओं के घर में रोजगार नहीं होता है, हिंदू जब महंगी सामान खरीद रहा होता है तो निकाले अपने पार्टी का फंड दे, चले पता है कितना फंड देंगे महंगाई के नाम पे ये लोगों को। बहुत हिंदू होंगे ना घर में, परिवार में गरीब लोग हैं, इनके समय तो गरीबी बहुत चरम पे आ गई है ना, तो दूर करें, कितने हिंदुओं की गरीबी दूर कर दी, कितने हिंदुओं को रोजगार दे दिया, कितनी बच्चियों का, महिलाओं का रेप होने से बचा लिया। उस पर कोई जवाब नहीं देंगे कि हिंदू जागरे हो गए। भाई हिंदू कैसा जागा हुआ है, ये कौन सा हिंदू जागा हुआ है? आप रामायण राम की बात करते हो, अरे राम ने तो जो पत्थर आप लोगों को मारने का काम कर रहे हो, उस राम ने उस पत्थर से पुल बना दिया था।
जिस जाति जिस धर्म पे ला रहे हैं उसमें तो राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सबरी के बेर खिला दिए थे। नहीं, क्या ये हिंदुत्व आप और क्या कैसे हिंदू कह की सकते बात हैं करते हो? कार्तिकेय जी की पत्थरबाजी में हिंदू ही शामिल है या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता मैं शामिल हिंदू है? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बीजेपी के बीजेपी वाले कार्यकर्ता जो हिंदू शामिल बनते हैं? हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हिंदू मैं भी हूँ, वाह, शाबाश। बीजेपी वाले हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। यही राहुल जी ने अंतर बताया। आपने जस्ट अभी कहा कि आप लोग जिस पत्थर से मारने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल, कौन? मैं आप बीजेपी कैसे वाले कह सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही पत्थरबाजी कर रहे मैं हैं? बोल रहा हूँ बीजेपी वाले कर रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है, इनको पता है कौन है। अब मुझे लग रहा है आपके अंडर आ रही है कानून व्यवस्था, आप देख रहे हैं, सारी जांच आप करवा रहे हैं कार्तिकेय जी, और जांच की सबसे पहले रिपोर्ट आप ही को मिल रही है लगता है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कैरोली घटना शासन में, राजस्थान में शांतों के मामले करने की कोशिश की थी। क्यों हिंदू पलायन किए वहां से? क्या कर लिए हैं? ये क्या मुझे बताएं जी, एक करके बात करते हैं। वाह रे वाह, इससे वीडियो जाके पकड़ लो भैया, कौन रोक रहा है? लगाओ चार्जशीट। कालिक पोत ले नहीं, वो तो लगेगी है। बीजेपी वाले हम अपना मुंह खुद तोड़ ले। बात करो, यही बात राहुल जी ने बोली थी मन से जयपुर में, और यही बात वीडियो अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके से झुकना, अवतार पार्टी बंद कर दी हो हम लोग के डर से, फिर से चालू कर दो अवतार पार्टी, खाओ वहां पर मुर्गा का चांद। हिंदू बन रहे हैं, बताओ। अभी पता 2014 के बाद हिंदू आ गए, उससे पहले हिंदुओं को पता ही नहीं था किसी को। ठीक है लोकेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब से बीजेपी आई है सत्ता में, 2014 की बात कर रही हूँ, उससे पहले की नहीं, अब हिंदू जागा है, हिंदू इकट्ठा होना शुरू हो गया है, पहले हिंदू बिखरा हुआ था। देश को आजाद करा बॉर्डर पे देख रहे हैं, या अपने हिंदुस्तान के टुकड़े करवानी है मुसलमानों के थ्रू, क्रिश्चियन के थ्रू और ये ईसाई के थ्रू, क्या करवाना है? इकट्ठा करके क्या करवाना है? आप मानसिकता समझिए पल्लवी जी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये इकट्ठा करके विद्रोह करवाना चाह रहे हैं, नफरत की राजनीति उनके नसों में भर रहे हैं, उनके दिमाग में भर रहे हैं। D15 रूप, आज की डेट में स्कूल जाने वाला बच्चा ये पूछता है पापा हिंदू क्या है, पापा मुसलमान क्या है। हमें तो अपने स्कूल के टाइम में ऐसा नहीं था, हम तो दोस्ती करते थे, सिर्फ एक दूसरे के लंच बॉक्स में से खाना खाते थे। हम तो नहीं पूछते थे भैया तुम हिंदू के परिवार के, मुसलमान के परिवार के। आज का स्टूडेंट क्यों पूछता है, स्कूल जाने वाला बच्चा क्यों पूछता है? काउंटर हो जाएगा। कौन सा बच्चा पूछ रहा है? है? हमारे घर के बच्चे तो नहीं पूछ रहे हैं। डंडा के सुधरता नहीं है। आप लोकल सर्वे करवाइए, स्कूल के बच्चे पूछते हैं पापा हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है। आलोक जी सुनिए तो सही, ये मैं नहीं कहता, ये सर्वे कहता है। कौन सा सर्वे कहता है? और जहाँ तक कि कौन सा सर्वे मैडम, कहता है? आप अगर सर्वे देख भी नहीं रही है तो आप अपनी आपने तो देखा है ना, आपने पढ़ा है, आपने देखा है, तो मुझे बताइए ना कौन सा सर्वे, क्योंकि गलत जानकारी तो मैं एएनबी पर नहीं देने दूंगी आपको। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, मैं तो रिसर्च फॉलो। कौन सा सर्वे? फिर वही वाली बात, अभी आलोक जी कह रहे थे कि हमने इतने मदरसों पर कार्रवाई कर दी, बताया है नहीं कौन से मदरसों पर कार्रवाई की। अब कौन सा सर्वे पढ़ के आए हैं आप लोकेश जी? कौन सा सर्वे पढ़ के आए हैं लोकेश? शुभ कौन सा सर्वे पढ़कर आए हैं बताइए। आप भटकिए मत अब मुद्दे से। आपने एक बात बोली कि आप सर्वे आपने देखा है, कौन सा सर्वे देखा है जिसमें छोटे बच्चे हिंदू मुसलमान पूछ रहे हैं एक दूसरे से? बिल्कुल मैडम, स्कूल जाने वाले बच्चे पूछ रहे हैं। सर्वे बताएंगे कौन से चैनल का सर्वे है, कहाँ सर्वे है, क्या लिखा है उस सर्वे में, ऑथेंटिक है या नहीं है? मेरी पार्टी का सर्वे आप मानेंगी, आप अपना करवाइए ना। मेरी पार्टी की सर्वे आप मानिए, आपको तो पता चलेगा कहाँ नफरत चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। आपके हिसाब से तो सब बढ़िया चल रहा है ना, आप अपना सर्वे खुद करवाइए, उसके बाद डिबेट कर लीजिए। मुझ पे एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ये फालतू की बातें मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है कि हमारे हिसाब से सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चल रहा होता तो आपको यह चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया होता और हम किसी अच्छी बात पर बहस कर रहे होते। तो आप ये बातें मुझसे ना करें। एक तो पता नहीं कौन सा सर्वे पढ़ के आते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, फिर जब जवाब नहीं होता तो चैनल और एंकर पर आरोप लगा दो कि आप एक तरफा चीजें दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा आप लोगों ने पकड़ रखा है शगुफा कि आप लोग, आपको तो सब अच्छा लगता है, आप लोग एक तरफा दिखाते हैं। एक तरफा दिखा रहे होते तो इस मुद्दे पे बहस नहीं चल रही होती और मैं आलोक जी से सवाल नहीं कर रही होती। आपको लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है तो आप सर्वे करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चैनल से तो सर्वे मैंने सर्वे की बात ही नहीं बोली, सर्वे की बात आपने छेड़ी तो जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा, या तो फिर कोई ऐसी बात निकालिए ही मत मुंह से। सर्वे नहीं है, क्योंकि मैंने तो बच्चों से पूछा है, सर्वे नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ। बहुत अच्छे। अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो एक सर्वे आपका करहारा गाँव देखिए,
बोलिए आलोक इन वत्स लोगों जी, को आप करहा बोलिए। ऐसा है पल्लवी जी, ये एलिगेशन तो मुझे लगाना चाहिए था। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता थे हमारे दोस्त नौजवान साथी, और एक आर्यन दूसरे से कार्तिक जी। राजनीतिक विशेषज्ञ। ये तो राजनीतिक विशेषज्ञ ने तो ना खाली ना 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 कांग्रेस ए, की बात ए, की। आलोक जी, मैं क्लियर कर देती हूँ, छात्र नेता के तौर पर बैठे हैं वो, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। ये लोकेश जी छात्र के नेता NSUI के होंगे, ये नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के छात्र नेता होंगे। आप इनको ये किसी भी दल से संबंधित छात्र नेता ना समझे। ये एक पर्टिकुलर दल से संबंधित छात्र नेता थे, क्योंकि इन्होंने जितनी बातें की है वो कांग्रेस के फेवर में की है। मैं इन दोनों दोस्तों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हम 25% से 1% पे आ गए, उस पर आपका क्या कहना है? कहाँ चले गए वो लोग? कहाँ विलुप्त हो गए? किसने विलुप्त किया? और बांग्लादेश में हम 23% से हम आ गए 1-1.5% पे तक, कहाँ चले गए हमारे हिंदू भाई? यहाँ पर कौन सा मुसलमान विलुप्त हुआ है? कौन सा मुसलमान की आबादी घट रही है? ये तो बराबर लगातार वो प्रस्ताव देके और पैदा किए जा रहे हैं। अभी उस पर भी कानून आने वाला है, और सब ये आएंगे दायरे में जब समान धारा अब आप लागू बच्चे होगी। पैदा करना रोकेंगे सर तो उसमें हिंदू भी आएंगे, ऐसा नहीं है क्यों कि नहीं आप रोकेंगे? स्पेसिफिक बोल देंगे कि नहीं मुसलमान बच्चे ना करें। जब पल्लवी जी चीन ने रोक दिया, हाँ तो हमारी भी सबसे आबादी बड़ी बढ़ रही है समस्या सर, जनसंख्या है। हमारी भी तो आबादी बढ़ रही है। एक चपरासी के वैकेंसी निकलता है तो लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं, और 10-10 लाख 5-5 लाख रुपया घूस देने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारी चलिए, बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या, और ये जनसंख्या बात ठीक है नियंत्रण आपकी, कानून अब आने जनसंख्या वाला है। समस्या है, 21 सत्र में जनसंख्या आएगा। नियंत्रण होना चाहिए, वो किसी और धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये जो लोग लगातार जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। ये सब डिसिप्लिन के दायरे में आ जाएंगे। पल्लवी जी आप निश्चिंत सुन रही रहिए। हूँ, सुन रही हूँ हम लोग सहिष्णुता के लिए, सौहार्द के लिए हिंदू जाने जाते हैं। हमने ऐसा किसी है, को ऐसा मारा है। नहीं है, हमने किसी का कत्लेआम नहीं किया है। देखे थे लेकिन सिख हाँ, दंगे सबने। मेरी अंतरात्मा जाग गई है, अब मैं हलाल मीट नहीं खाऊंगा, मैं झटका मीट खाऊंगा। तो क्या हो गया भाई? आपको कुछ बहुत भी आदमी मीट 40 खाइए सर। अब मेरी बात सुनिए, 40 वर्ष के बाद एक सेकंड, कंठी पहन लेता। एक सेकंड, मैं तीनों ही मेहमानों से एक बात बोलना चाहती हूँ, एक मिनट सुनिए। ठीक है आलोक जी, बात सुनिए सर। आप किन सनातनियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किन हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं सर? हम वो हैं, शेर सिंह राणा अफगानिस्तान के गजनी इलाके से पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियां लेकर आ गए थे, हमारा वो इतिहास है सर, हम उस इतिहास से संबंध रखते हैं। आप कौन से हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो जिसकी नस नस में हिंदुत्व हो, जो अपना धर्म जानता हो, उसकी रक्षा के लिए कहां से पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियां लेकर आ गए शेर सिंह राणा? आप उनकी पीढ़ियों को जगाने की कोशिश करेंगे सर? इतना तो आप भी नहीं कर पाएंगे, इतना तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं कर पाएगा। नहीं, हिंदू जागृत है। मैं इनको डिसिप्लिन के दायरे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो खाते हलाल तो तुम खाओ झटका, दोस्ती रखो बरकरार। ओके कार्तिकेय सिंह जी, हमने ये नहीं कहा कि लड़ लो, वो खाएगा हलाल तो मैं खाऊंगा झटका। प्रेम बरकरार, शादी ब्याह भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुक जाए मंच नहीं रहे, हो गया छोटा बाइट दिया जाए। दोस्तों को मैं चैलेंज करता हूँ, देखिए अभी जो मेरे भाई ने बोला, और पहली बात तो मैं इनकी उसके जवाब दे दूं कि एनएसयूआई है छात्र के, एक एबीपी बीपीपी है जो इनका भाजपा का छात्र विंग है, जैसे हमारा एनएसयूआई का छात्र विंग है। कोई किसी छात्र विंग में ये काम ये नहीं कर सकते इनके अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि छात्र नेता नहीं है। अगर वो एबीवीपी का है तो उसको या तो एबीवीपी कहेंगे तो छात्र नेता कहेंगे, तो वैसे ही मेरे भाई होंगे, उसमें कोई सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं बनता है। दूसरा, कि अगर बार बार धर्म की बात हो रही है, धर्म की बात क्यों नहीं बढ़ी है? क्योंकि जब इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ और कब्रिस्तान शमशान की बात करता हूँ, तब कहा जाता है कि देश में जो बात हो रही है वो धर्मों में बात हो रही है, जो अभी धीरे धीरे दिख रहा है। और पल्लवी जी ने बहुत सही आपको उदाहरण दिया, बहुत जरूरी है। वैसे ही मैंने इसलिए पल्लवी जी जैसे हिंदू हैं और एक भाजपा वाले आलोक जी जैसे यहीं पे दिख गया। ये दर्शक भी देख रहे हो तो ये अंतर समझ लें। इसी अंतर की बात राहुल जी ने करी थी। एक पल्लवी जी जैसा हिंदू है जिसने आपको एक सटीक उदाहरण दिया आपके लिए, और एक यहाँ पे आलोक जी जैसा उदाहरण है, और एक मेरे भाई जिन्होंने बहुत सही बात यहाँ पे बोली कि आप जागृत करा के कहाँ लेके जाओगे, और हिंदू कब सोया, आप ये बताओ ना, कब सोया हुआ था?
आपके पिता होंगे, आपके दादा होंगे, आपके परदादा होंगे। मैं तो नहीं मानता मेरे पापा, दादा, परदादा कोई सोए थे या मैं सो रहा हूँ, मैं उतना ही जागृत हूँ। धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय है, मैं पूजा कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, वो तो संविधान में उस चीज की आजादी दे रहा है। अरे जहां पे अगर आपको लग रहा है कि शिक्षण संस्थानों में गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ और कार्रवाई कर लें। कार्रवाई करने में 6 साल का वक्त थोड़ी लग जाता है। और मैंने पल्लवी जी क्यों कहा था कि भाजपा के, आपने कहा ना आप कानून व्यवस्था लगता है आप भी देख रहे हो, आपने कैसे कह दिया भाजपा के, मैंने इसलिए कहा कि जब बुलंदशहर में हिंसा होती है उस आरोपी को पकड़ा जाता है, केंद्रीय मंत्री के साथ खड़ा हो जाता है। राजस्थान में हिंसा होती है तो वहां पर जाकर केंद्रीय मंत्री खड़े हो जाते हैं, माला पहनाई जाती है, बैंड बाजा बजा के स्वागत किया जाता है। मुजफ्फरनगर दंगे के जो आरोपी हैं उनके साथ बीजेपी वाले खड़े होते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये बीजेपी वाले ही करा रहे हैं। यहाँ पे आप बता दो कांग्रेस पार्टी के नेता कब जाके खड़े हो गए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, इसी बीच में मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि दिग्विजय जी जितने बड़े नेता है वो कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। उन्होंने ट्वीट किया, उसको डिलीट किया, उसके बारे में लिखा कि मेरा मोटिव था कि जो हुआ है, जो घटना वहां घटित हुई है उसको उन्होंने रोका है। वो हिंदू हैं, उन्होंने भी वही बात करी कि कोई हिंदू ये नहीं करेगा कि पत्थर चला किसी का झंडा नहीं दे, ये हिंदुओं का काम नहीं। हम बांधने का, एकता का काम करते हैं, जिसकी संविधान हमको इजाजत देता है, हम वो काम करते हैं। यही अंदर की हम बात कर रहे थे और यही हो रहा है जेएनयू में भी कि आप भगवा झंडा और भगवा जेल दिखा रहे हो। चलिए जो ठीक है। जेएनयू है वो पार्लियामेंट के एक्ट से बना हुआ है और आप अगर भगवा जेएनयू कह रहे हैं तो इसका मतलब आपको संसद पर भी भरोसा नहीं, इसका सीधा सा मतलब आपको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है। ये मानसिकता बीजेपी वालों आपके सामने है, दर्शकों के सामने। पॉइंट यही है कि जहां पर गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्रवाई भी किसी के धर्म के वो देख कर करें। ये तो फिर सीधे से सेलेक्टिव राजनीति हो गई है ना सर। ये सेलेक्टिव राजनीति तो फिर देश को तोड़ने का ही काम करेगी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो जेएनयू इस समय विवादों का और राजनीति का अड्डा बना हुआ है। अब यहाँ पर एक और विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हिंदू सेना ने यहाँ पर भगवा झंडे लहरा दिए हैं। हालांकि पुलिस ने समय रहते इन झंडों को निकाल दिया, लेकिन एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और अब इस तरह की संभावनाएं हैं कि इस मसले पर भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से विवाद या फिर हिंसा हो सकती है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।